अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है, इस पर आगे चल के बात करेंगे। प्रोग्राम के आगाज में हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान कौन सी बड़ी तब्दीली लाने जा रहा है अपनी खारजा पॉलिसी में। हमारे यहाँ हमेशा एक डिबेटेबल पॉइंट रहा है, लोग क्वेश्चन भी करते रहे हैं कि शायद हमारी जो पॉलिसी, खारजा पॉलिसी है, वो एक सिक्योरिटी ड्रिवन रही है। मईशत को कभी हमने अहमियत नहीं दी, लेकिन हालिया सालों में कुछ ऐसे रियलिटी चेक्स पाकिस्तान को ज़रूर मिले, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान की वो सियासी क़यादत हो या अस्करी क़यादत हो, उनको ये अच्छी तरह से एहसास हुआ है कि जब तक आप मुआशी तौर पर मजबूत नहीं होंगे, उस वक्त तक आपकी ना खारजा पॉलिसी मजबूत होगी और ना ही आप अपने कोर जो इंटरेस्ट हैं उनका दिफा कर पाएंगे। तो वो कौन सी बड़ी तब्दीली पाकिस्तान करने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन शहबाज, मुझे यूं लगता है कि ये जो मईशत के हवाले से आप जो रिपोर्टिंग करते रहे हैं, शायद ये उसका भी असर है कि हमारे जो फैसला करने वाले हैं उनको एहसास हुआ है। हम तो खैर बात करते ही रहते हैं कि जब तक आपकी जेब में कुछ होगा नहीं, उस वक्त तक आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। वो शायद आवाज़ अब इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँच गई है। कामरान, आप कहा करते थे ना कि ये इकॉनमी की रिपोर्टिंग कौन पढ़ता है, तो मेरा आगे से ये जवाब होता था कि हम 5-10% के लिए रिपोर्ट करते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो मैटर करते हैं और जो बाकी 85 to 90% की जो पॉपुलेशन है उसके लिए फैसला साजी करते हैं। ये जो बहस शुरू हुई थी इकॉनमी के इंपॉर्टेंस की, PMLN के दौर में आपको याद है शुरू हो गई थी, जब कराची में एक सेमिनार हुआ था और आर्मी चीफ ने कहा था कि इकॉनमी इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन उस वक्त उनका ये ख्याल था कि PMLN की जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से जो हालात हैं वो ख़राब हो रहे हैं, और खारजा पॉलिसी भी तो उन्होंने अपने, फिर जब ये हुकूमत आई तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो फुटप्रिंट था वो आया आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर। FBR के अंदर मैंने देखा मिलिट्री के लोगों को आते जाते हुए। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, उसका जो किरदार था वो बहुत अहम हो गया। इवन के ताजरों के साथ जो मुज़ाकरात होते थे उसमें फिर मिलिट्री के लोग फॉर्मली इनफॉर्मली उसमें शामिल होना शुरू हो गए। बाकी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में इवन के नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, मईशत का नेशनल सिक्योरिटी से बराह रास्त ताल्लुक, और जो इसलिए तो हमने आपको भी इसलिए साथ बिठाया ना फिर कि आप लोगों को बताएं कि आप उस वक्त तक मजबूत नहीं होंगे जब तक मैं मजबूत नहीं होऊंगा। तो दिस वॉज द मैसेज। ये थोड़ा सा करेक्शन कर ले, मैंने आपको साथ बिठाया है क्योंकि सिक्योरिटी के मामलात के हम अंदाजा हुआ है कि मईशत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आपके पैसे काट दिए तो आप वहां बैठ नहीं सकते ना। मसला यहाँ पे अब आ गया है कि आप मैंने आपके पैसे काटना शुरू कर दें। लेकिन माहौल तो मैंने साजगार बनाना है ना। माहौल आपने साजगार बनाना है, लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो आप क्या करें। चले ऑन अ सीरियस नोट, मतलब ये तब्दीली क्यों आई है, शहबाज ने कुछ उसका जिक्र भी किया कि हमारा जाहिर है कि हमारी मईशत कभी भी मजबूत नहीं रही। जो भी हुकूमत आई उसने पिछली हुकूमत को इल्ज़ाम दिया कि उनकी मुआशी पॉलिसियों की वजह से खजाना खाली है, और फिर क्या करते थे, जो भी इक़्तिदार में आते थे IMF के पास जाते थे, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनके पास जाते थे कशकोल लेके। और ये जब गवर्नमेंट आई तो इन्होंने भी एग्जैक्टली यही किया। उन्होंने कहा कि खजाना खाली था, सऊदी अरब के पास गए, कतर के पास गए, UAE के पास गए, IMF के पास जाना पड़ा। और जब आप किसी से उधार पैसे मांगने जाते हैं तो वो कोई डिग्निफाइड तरीका नहीं होता। तो कहां पर एहसास हुआ इसका, मैं नहीं कह रहा कि कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी इस गवर्नमेंट को जब आपने कशकोल लेकर के अपने दोस्त ममालिक के पास गए कि खुदारा हमें बचा लीजिए। इसका इजहार है वो खुद जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं तिजारत पर, अब्दुल रज़ाक दाऊद कर रहे हैं। तो जरा सुने उन्होंने क्या कहा है। I know the pains this government went through right at the start when we had to go to Saudi Arabia, Qatar, Abu Dhabi, and put your hand out. Where is your national security? Where is your strength? Where is your importance? Where is your influence when you have to ask to be saved? It was a pretty embarrassing situation. देखें, इसीलिए कहते हैं कि beggars can't be choosers। और हमें पता है कि जब आपने अपने दोस्त ममालिक से पैसे लिए तो शहबाज, कुआलालंपुर समिट वाला हमारे सामने जो डिबाकल हुआ, हमें डिक्टेशन लेना पड़ी फिर अपने दोस्तों की। तो शायद ये वो रियलिटी चेक्स थे जिसकी वजह से हमारे जो फैसला करने वाले उनको एहसास हुआ कि अगर हम अपने फैसलों में एक खुद मुख्तारी पैदा करनी है, अपनी सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करना है, तो फिर तो मईशत को ठीक करना पड़ेगा। और ये उसी की रिफ्लेक्शन है जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, उसमें एक इत्तेफाक राय था कि मजबूत मईशत के बगैर अब पाकिस्तान की ना तो नेशनल सिक्योरिटी, ना खारजा पॉलिसी, ना डोमेस्टिक सिचुएशन बेहतर हो सकती है। देखिए, ये जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ ना, इसकी जो टाइमिंग थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी।
और वो एक चीज़ की रिफ्लेक्शन थी कि इस हुकूमत की जो पॉलिसी रही और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी रही, अब उसमें एक वाज़े आपको एक शिफ्ट नज़र आया। ये आप शिफ्ट देखते हैं पाकिस्तान और भारत का जो एक एग्रीमेंट हुआ सीज़ फायर, उससे पहले हमने इस प्रोग्राम के ऊपर बताया कि जो एक इन्होंने ओवरऑल एक अपने शिफ्ट किया, दे वर मूविंग टूवर्ड्स यूएस और चाइना की जो था, खासतौर पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को उसको थोड़ा सा इन्होंने पसे पुश डाल दिया। फिर हमने इसी प्रोग्राम पे बताया कि एपेक्स कमेटी बन गई। अब आ जाते हैं जो मांगने वाली बात है। रज़ाक दाऊद साहब ने जो बात की ना, ये पहली दफ़ा उन्होंने ये बात नहीं की। इससे पहले भी उन्होंने तकरीबन 1 साल पहले उनका इट वॉज ऑफुल मूवमेंट, जो उनका एक बड़ा, उन्होंने कहा कि हम जब जहाज़ में जा रहे थे तो हमें समझ नहीं आ रही थी हम क्या करेंगे वहाँ जाके। और यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, प्राइम मिनिस्टर 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा सऊदी अरब गए। पहली दफ़ा गए, बात आगे नहीं बढ़ी। दूसरी दफ़ा उन्होंने फिर शर्त रखी कि पीएम खुद चल के आए। प्राइम मिनिस्टर गए सऊदी अरब से, हमने $6 अरब का पैकेज लिया। वो पैकेज वापस हो चुका है वक्त से पहले, क्योंकि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की वही जो बात पहले आगे जाके भी हम करेंगे कि जब तक आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं करेंगे, दुनिया में आपकी इज्जत नहीं होगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी नाकाम हो जाएगी। हमने 3 साल के लिए $6 अरब का पैकेज लिया। विद इन 2 years सऊदी अरब का सारा $3 अरब का कैश था वो वापस जा चुका है पूरा। चीन से हमने कर्जा लेकर उनको वापस कर दिया। यूएई का जो पैसा है वो अब रोल ओवर हो रहा है। हम माजी में ऐसा नहीं होता था, माजी में ऐसा नहीं होता, आपसे पैसे नहीं मांगता था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था। यूएई ने भी $6 अरब का पैकेज अनाउंस किया। पाकिस्तान की जरूरियात ज्यादा थी। इमरान खान साहब जहाज पकड़ा, कतर चले गए, $500 मिलियन 2 माह के लिए लिया। यूएई नाराज हो गया, उसने ऑयल से जो फैसिलिटी अनाउंस की थी आपको एक्टिवेट नहीं की। $3 अरब की जगह पे $2 अरब दिए। तो चॉइसेस वर लिमिटेड। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब अब ये शिफ्ट की बात करें कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी की तरफ अब हमने जाना है, जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग था उसका जो सारा जो एसेंस था, ये इसकी रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल अवेलेबल है ऑनलाइन, लोगों को सुननी चाहिए कि जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे वो कौन थे, वो क्या क्या बात कर रहे थे। दोज थिंग्स वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा ख्याल अब पहली दफ़ा लग ऐसे रहा है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी ये रियलाइजेशन हो गई है कि चीज़ आगे कैसे बढ़ानी उसके ऊपर। और उसमें जो आप इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जो हमारी सियासी जमातें हैं, वो PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, इवन के टू एन एक्सटेंट जब जनरल मुशर्रफ का रूल था, रियलाइजेशन थी कि अगर आपने पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना है तो भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर किए बगैर ये मुमकिन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जाहिर है कि डिबेट होती रही कि क्या हमें पहले मसला कश्मीर के हल की तरफ जाना चाहिए, बाद में तिजारती और जो मुआशी ताल्लुकात हैं भारत से बढ़ाने चाहिए, ये एक डिबेट चलती रही। लेकिन अब जो शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, इस इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खिताब किया और उन्होंने एक 4 नुकाती प्लान पेश किया है जो पाकिस्तान की शिफ्ट जिसकी बात कर रहे हैं वो उसकी रिफ्लेक्शन है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Moving towards a lasting and enduring peace within and outside. 2. Non-interference of any kind in the internal affairs of our neighboring and regional countries. 3. Boosting intra-regional trade and connectivity. 4. Bringing sustainable development and prosperity through establishment of investment and economic hubs within the region. जी, ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 4 नुकाती जो प्लान है वो पेश कर रहे थे कि किस तरह पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत को आगे लेकर के चलना है। तो शहबाज, बहुत से लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि ये पॉलिसी जो है बज़ाहिर तो नई इसलिए लग रही है क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये बातें की हैं, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी और PMLN की पॉलिसी देखें, एग्जैक्टली वो यही चाहते थे कि अगर हमने अपनी मईशत को मजबूत करना है कि मसला कश्मीर पर भी बात हो, लेकिन एट द सेम टाइम कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे आपके साथ भारत के साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, तिजारती रवाबित हो, ताकि हमारी मईशत को भी उसका फायदा हो। तो नया क्या है, ये लोग सवाल कर रहे हैं। देखें, आपका एक जो बैगेज होता है ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लग ऐसे रहा था कि PMLN की बात आपकी ठीक है, पॉलिसी वही है। अगर आप पीछे भी चले जाए ना, वाजपेयी जब पाकिस्तान आए उस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी भी बड़ी स्ट्रांग थी और मामला ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे थे। फिर कारगिल हो गया, फिर 2001 के बाद जनरल मुशर्रफ ने कोशिश की तो उसके बाद वो और ज़्यादा वाक़यात हो गए। 2015 हुआ जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, उसके बाद फिर कुछ वाक़यात हो जाते हैं। तो उनका ये ख्याल था कि शायद अगर प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर जो है नवाज शरीफ, अगर वो भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात करते हैं तो वो शायद वहाँ पे सरिये की फैक्ट्रियाँ लगाना चाहते हैं। उनका जो क्रक्स था, जो असल बात है, जो डॉन लीक्स की बात है, उसमें क्या था, उसमें यही बात हुई थी उस वक्त
कि आप जब तक अपने हाउस को इन ऑर्डर नहीं करेंगे दुनिया आपसे बात नहीं करेगी। हमें समझते समझते इस बात को कोई मजीद 5-6 साल लग गए और उसका नतीजा ये हुआ है कि आज हम भारत के साथ दोस्ती करने जा रहे हैं भारत की टर्म्स के ऊपर। आज हम भारत के साथ दोस्ती उस वक्त करने जा रहे हैं जब आपकी इकोनॉमी बिल्कुल फारिग हो चुकी है और दुनिया के सामने। लेकिन ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है कि क्या भारत उसका मस्बत जवाब देगा, दो कि वहां पे भी टोन डाउन हुआ है। लेकिन इस बात से मैं आपकी इत्तेफाक करता हूं कि जो आर्मी चीफ ने यह बात भी जरूर कही कि ये जो हम पॉलिसी शिफ्ट ला रहे हैं ये हम बाय चॉइस ला रहे हैं, ये किसी के प्रेशर या किसी के दबाव की वजह से नहीं ला रहे। लेकिन सवाल इसके अंदर ये है कि क्या आज जब भारत की तरफ हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो अगर हम माजी के मुकाबले में देखें तो क्या आज हम मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर ज्यादा मुस्तहकम हैं? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोग हवाला देते हैं कि 1999 में जब उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा पर आए, उन्होंने इत्तेफाक किया कि मसला कश्मीर को हल करना है। फिर उसके बाद कारगिल होने के बावजूद 2004 में वाजपेयी साहब फिर आए, मुशर्रफ साहब थे, फिर आपके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है और फिर एक फेज चलता भी है मुज़ाकरात का। और उसके बाद 2015 की अगर बात कर लें तो भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने सरप्राइज विजिट किया, दो के इलेक्शन कैंपेन में उनकी पाकिस्तान के हवाले से बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी थी। अगर उन प्रोसेसेस को आप कंपेयर करें, अगर वो प्रोसेसेस जारी रहते तो क्या पाकिस्तान के पास उस वक्त ज्यादा बेहतर चांस था कि हम बेहतर नेगोशिएट कर सकते कश्मीर पर, या अब सूरत हाल ये है कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को खसूसी स्टेटस भी खत्म कर दिया और चेंज उनके अंदर यह है कि अब तो वो कश्मीर को एक मसला भी तस्लीम नहीं करते, दो के उनके कहने से फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट माजी में वो एटलीस्ट एक्नॉलेज भी करते थे कि मसला कश्मीर हाँ है और हमने इसको हल करना है। अब वो ये भी नहीं कह रहे। बहरहाल हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में देर आए दुरुस्त आए, ये पॉलिसी हमारी बिल्कुल ठीक है कि अगर आपने मसला कश्मीर पर बेहतर बार्गेन करना भी है तो आपको मुआशी तौर पर मजबूत करना होगा, तब भारत आपको गिव एंड टेक में कुछ देगा। कमजोर आपकी मैशत होगी, कमजोर होंगे आप सियासी तौर पर, तो फिर आपको भारत क्यों लिफ्ट कराएगा? सवाल अब यह है कि क्या इसके ऊपर एक कौमी कंसेंसस हो सकता है, क्योंकि जो दूसरी जमातें हैं, मेरे ख्याल एक्सपर्ट्स को सुन लेते हैं, मेरे ख्याल में दूसरी जो जमातें हैं वो यही उनका कंसर्न है कि हम भी यही पॉलिसी फॉलो करना चाहते थे तो शायद हमें वो पॉलिसी फॉलो करने नहीं दी गई। और इस हवाले से सियासी जमातों को छोड़ भी दें, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज सदर्न कमांड के वो कमांड करते रहे हैं बलूचिस्तान में, NDU के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वो इस बात से भी इत्तेफाक कर रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम हमारे मसाइल को मजीद पेचीदा कर रहा है। और रियाज खोकर साहब ने भी कुछ इसी बात का हवाला दिया, ये सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। At the moment, there is political instability. And this is actually inhibiting our capacity and capability to respond to these challenges and convert these challenges into opportunities. And I dare say that we have an obsolete system of governance. This has to change, this has to modernize, this has to change fast. Otherwise, our ideas will remain ideas and they will not get translated into significant change that we want to bring for the people of Pakistan. Unfortunately, the political climate in Pakistan is at the moment certainly not very conducive, and that has created a series of other problems. And I'm sure that the Prime Minister himself and his advisors and others who are stakeholders in national security would make an attempt to bring in, the spectrum of political parties to share this thing, because there has to be a national consensus on this particular document. जी, ये ऑपोजिशन का नहीं बल्कि एक रिटायर्ड जनरल और एक रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी का व्यू है। यहां पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मजीद इस मौजू पर हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ और उसमें इत्तेफाक राय है कि पाकिस्तान को अपनी मईशत को मजबूत बनाना होगा। एक और जो इशू जिस पर हम जाहिर है कि हम अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का बड़ा जिक्र करते हैं कि हमने उसका एडवांटेज नहीं दिया, लेकिन शायद एक रियलिटी चेक जो अमेरिका के सफीर रहे हैं पाकिस्तान में, कैमरून मंटर, उन्होंने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में हमें दिया और उन्होंने क्या कहा कि इस वक्त जो अमेरिका की क़यादत है वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है। आइए वो सुनते हैं। Pakistan has lost a great deal of importance in the minds of the leadership in Washington. What that means is that for 70 years, Pakistan has been seen by its location, and it's important to think of location,
as geostrategic imperative. That question about location has changed. जी शहबाज, ये कैमरून मंटर को कहा जाता है कि ये उन चंद अमरीकी एम्बेसडर्स में से जो पाकिस्तान के बारे में एक नरम गोशा रखते थे, और ये जो उन्होंने बात की है, डू यू अग्री विद हिम? बड़ा मेरे ख्याल में, अगर कहता है दोस्त आपका वही होता है जो आपको सच्ची और खरी बात करे, और बड़ी उन्होंने स्ट्रांग बात की है कि अब अमेरिका की नज़र में जो माजी में कभी पाकिस्तान की अहमियत होती थी वो नहीं रही, ना ही वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो हम जिसका यहाँ पर बहुत मार्केट करते हैं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कामरान मंटर की जो वहाँ पे उनका एड्रेस था ना, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी 2-3 उसमें अगर पॉइंट्स आप उठा लेना, उन्होंने कहा कि जियो स्ट्रेटेजिक से जब आप जियो इकोनॉमिक शिफ्ट की बात करते हैं, एक तो उन्होंने कहा कि जियो स्ट्रेटेजी की डेप्थ की आप बात भूल जाएं। अब अमेरिका का जो शिफ्ट है वो अफगानिस्तान से हट गया है, वो मिडिल ईस्ट से हट गया है। मिडिल ईस्ट से अगर उनको तेल चाहिए था तो उन्होंने अब अपना शेल गैस है वहाँ पे वो अल्टरनेट जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर चले गए हैं। तो मिडिल ईस्ट में वहाँ पे उनको इसराइल को प्रोटेक्ट करना वो करते रहेंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की कि जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है वो कहते हैं फ्रॉम वागा टू वेलिंगटन, न्यूजीलैंड, मतलब वागा से इधर पाकिस्तान ही नहीं, उसमें अफगानिस्तान भी नहीं और पाकिस्तान भी नहीं है। जो उन्होंने बातें की जिसको पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो आज तक नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम के अंदर रह के ये सारी चीज़ें, उस प्रिज्म में रह के वो सारी चीज़ें देखते रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब आप जियो इकोनॉमिक कॉपरेशन है क्या, वो आपका पैंडेमिक में वबा जो है इस वक्त फैली हुई है, कोरोना वबा के लिए जो तावन वो नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स नहीं है। 2-3 बड़ी खूबसूरत उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा पाकिस्तान को अपनी जो ओवरऑल पॉलिसीज चेंज करनी है। एक बात कि आप हाई टेक के ऊपर जाएं, दुनिया में 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुकी है, पाकिस्तान में कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर जाएं, आप जो काम कर रहे हैं, आपकी जो इकोनॉमी है वो मॉडर्न इकोनॉमी नहीं है, यू कैन नॉट बी अ पार्टनर। ये उनके अल्फाज नहीं है, बट उनका मतलब ये था। एक जो बात वहां पे वो पॉलिटिकल कह के गए कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो लोग आ रहे हैं वो एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। वहां पे भी उन लोगों को आना चाहिए जो उन लोग जो सेक्टर्स हैं, उनके जो नए सेक्टर्स हैं, उनके मफादात को प्रोटेक्ट कर सकें। और इंपॉर्टेंटली कि जब वहां अफगानिस्तान नहीं होगा तो फिर कश्मीर के ऊपर अमेरिका का जो तावन हमें चाहिए था, जो हम कभी समझते थे हमें मिलेगा, वो भी अब नहीं होगा। तो पाकिस्तान को नई डायनामिक्स के मुताबिक अपनी पॉलिसी को सेट करनी है। जो जनरल आमिर रियाज ने बात की ना, जो गवर्नेंस मॉडल है हैज टू चेंज एंड हैज टू चेंज फास्ट। हमारा एक पुराना तर्ज हुकूमत, तर्ज गवर्नेंस मॉडल भी और ओवरऑल वो नहीं चलेगा। ये देखिए, जिसका काम उसको साझे वाली अब बात होगी। अगर पाकिस्तान के जो रियासती अदारे हैं सबको अपना काम करना है, पार्लियामेंट को अपना करना है, सुप्रीम कोर्ट को अपना करना है, जुडिशरी को जो एग्जेक्टिव उसको अपना करना है, और मिलिट्री को अपना काम करना है। इस पिछले कई दहाइयों से एक इदारे ने दूसरे का रोल प्ले करने की कोशिश की है, उसका रिजल्ट फिर डॉन लीक्स भी निकलता है। उसका रिजल्ट ये निकला इकोनॉमिकली बिल्कुल कोलैप्स कर गए हैं, और अब भी अगर हमने मौका दूसरा उसको अवेल किया। और दूसरा ये चीज़ है कि क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म भी नहीं होना चाहिए। जाहिर है कि ये गवर्नमेंट जो हमेशा माजी की हुकूमतों को ब्लेम करती है, अब ऐसा मुमकिन भी नहीं है कि माजी की हुकूमतों ने बहुत अच्छा काम भी नहीं किया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तमाम के तमाम काम उन्होंने बुरे किए। एक जो इशू जिस पर ये हुकूमत और उनके तर्जुमान बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, और वो कहते हैं कि हमें बिजली के कारखानों की इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी PMLN की हुकूमत लगा गई। नतीजा ये निकला कि अब उसके चक्कर में हमारा सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, अवाम पर उसका बोझ बढ़ रहा है। लेकिन इसी इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में अब्दुल रज़ाक साहब जो मुशीर तजारत हैं, उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट बात की, और इन अ वे उन्होंने PMLN की हुकूमत को मेरे ख्याल में शाबाश दी कि जो उन्होंने पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस छोड़ी है। देखिए उन्होंने क्या कहा है। There are certain elements in our economic thinking where we must always have surplus capacity. Because if we don't have surplus capacity, we will lose a part of our economic security. And if we have surplus capacity as a planned thing, it means we are buying our insurance. What are those? Surplus electricity and gas. We know what we went through several years ago when there was not enough electricity to run our industry, to have in our homes. Today we have surplus electricity, alhamdulillah, but it's got to be an element of state security. जी शहबाज, देखा उन्होंने क्या कहा कि टुडे वी हैव सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात जो हुकूमती तर्जुमान है उनको समझ नहीं आती। वो तो इसी पॉइंट के ऊपर PMLN की हुकूमत को हर रोज बयानात देते हैं कि हमें इतनी बिजली की जरूरत नहीं थी, PMLN की हुकूमत बिजली के कारखाने लगाकर चली गई। जो एनर्जी पॉलिसी थी ना PMLN की, वो शॉर्ट साइटेड थी। मुझे भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं।
इस बात में कोई शक की बात नहीं है कि जी उस वक्त हमें एनर्जी शॉर्टेज थी, और पाकिस्तान के जो बहुत बड़े बड़े सरमायादार हैं ना, जिनके पावर प्लांट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, मियां नवाज शरीफ साहब ने उनकी मिन्नतें की थी कि पाकिस्तान में कोई पावर प्लांट लगाओ, वो लगाने को तैयार नहीं थे। मजबूरन जब चाइना ने हमें अप्रोच किया तो हमने कहा जी हमें बिजली के कारखाने लगा के दो। फिर जो टर्म्स थी वो चाइना की थी, वो हमारी नहीं थी, हम मजबूर थे। इसमें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इस टॉपिक को अब हम वाइंड अप करते हैं। उन्होंने जो बात कही है कि एनर्जी सिक्योरिटी आपकी होनी चाहिए, उसके साथ आपकी फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। इस मुल्क को एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता है। आपके पास आज गंदम नहीं है, आपके पास आज चीनी नहीं है, आपके पास आज कपास नहीं है, आप ज़राई मुल्क हैं, आप ज़राई मुल्क हैं, और ये वो तमाम फसलें थी जिसकी में हम सरप्लस कभी हुआ करते थे, खुद कफील थे आप। अब खुद कफील थे, अब आपकी वो सूरत हाल नहीं रही। दूसरा, आपका जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है उसको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। यहाँ पे बड़ी बड़ी लार्ज कॉर्पोरेशंस होने चाहिए, वो भी नेशनल सिक्योरिटी का मैटर बनती हैं। तो किस्सा मुख्तसर कामरान ये है कि जितना भी हमने पिछले 70 साल प्लस अरसा में कर लिया वो ठीक नहीं था। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपने जो देखने का दुनिया को जाविया है उसको बदलना है। हमारे जो इस वक्त गवर्नेंस स्ट्रक्चर में आपको बुनियादी तब्दीलियां लानी है, आपको इकोनॉमिक मॉडल में बुनियादी तब्दीलियां लेके आनी है। जब ये 2 आप बुनियादी काम कर लेंगे ना, और खित्ते के साथ तजारत करनी है। तीसरी बड़ी बात जिसका उन्होंने कहा है जी कि हम अफगानिस्तान के साथ तजारत करने जा रहे हैं, ईरान के साथ करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह उन्होंने कहा कि होपफुली हम भारत के साथ, जो उनके अल्फाज थे, भारत के साथ भी हम जल्द तजारत करेंगे। तो आप जब इंटीग्रेशन होती है, आपके जो सरहदी मामलात होते हैं वो वक्ती तौर पर दब लेकिन जाते हैं। इसके लिए मेरे ख्याल में इस पॉइंट पे कंक्लूड करते हैं कि जैसे आर्मी चीफ ने कहा कि कोई भी आपको जो बाहर से लोग हैं आपको सीरियस नहीं लेंगे उस वक्त तक जब आप अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे। और हम अपने इन हाउस की अगर बात करें तो इस वक्त बहुत से मसाइल हमें दरपेश हैं, सियासी तौर पर भी, और बहुत से चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इत्तेफाक राय नहीं है सियासी जमातों के अंदर, एक जो सियासी दर्जा हरारत है वो बहुत अरूज पर है। तो इसके लिए हुकूमत को मेरे ख्याल में पहल करना पड़ेगी, क्योंकि मसला यहां पर पाकिस्तानी मफादात का है। यहां पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है और तवक्को के मुताबिक शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई। तो शहबाज, ये तो एक्सपेक्टेड था, और यकीनन जो बिजनेस कम्युनिटी और इवन आम लोगों के लिए भी ज़ाहिर है कि जब शरह सूद में इजाफा होता है तो आपकी इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसका बोझ ज़ाहिर है कि अवाम पर भी पड़ता है। तो एज एक्सपेक्टेड कि उन्होंने चेंज नहीं किया इसमें। ये बिल्कुल ये एक्सपेक्टेशन थी 2 फैक्टर्स की वजह से। प्राइमरीली एक फैक्टर वो ये था कि जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई तो उसमें सेंट्रल बैंक ने ये इंडिकेशन दे दी थी कि अगली दफ़ा हम जो इंटरेस्ट रेट को कोई इसमें चेंज नहीं करेंगे, तो उस वजह से हुआ। लेकिन खदशा एक ये था कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है तो कहीं चूंकि IMF का प्रोग्राम भी आपने रिज्यूम करना है तो कहीं स्टेट बैंक जो है वो शरह सूद में इजाफा ना कर दे। और उसकी जो प्रेस रिलीज आज इशू हुई है उसमें 2 मैसेजेस बड़े। शरह सूद में इजाफा करने से महंगाई कंट्रोल होती है? क्योंकि इस पर भी बहुत ज्यादा डिबेट होती है। अभी इसके ऊपर हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि क्या पाकिस्तान में जो महंगाई होती है वो मॉनेटरी फैक्टर है कि आपने जो करेंसी इन सर्कुलेशन होती है उसको कंट्रोल कर लिया तो आपकी महंगाई डिमांड एंड सप्लाई का इशू है। इसका जवाब इसी प्रेस रिलीज में भी है। वैसे जो आज उसकी स्टेटमेंट आई है ना उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जनवरी और फरवरी में जो महंगाई में इजाफा हुआ वो तकरीबन 3% हुआ इंडेक्स में, और 3 का जो आधा था उसमें 50% जो इजाफा हुआ 3 फैक्टर्स की वजह से, जिसका शरह सूद से कोई ताल्लुक नहीं। आप उसको 50% पे भी शरह सूद को ले जाएं। आपने बिजली की कीमतें बढ़ाई हुकूमत ने, ये स्टेट बैंक कह रहा है, उसकी वजह से महंगाई हुई। गंदम की कीमतें बढ़ी, पाकिस्तान में कंट्रोल नहीं हो रही पिछले 2 साल से, उसकी वजह से महंगाई। और तीसरा उन्होंने कहा कि चीनी की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है। और इन तीनों की जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर आयद होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जो अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कामरान वो ये है कि एक जो पॉजिटिव मैसेज उसमें ये है कि जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है इस साल वो 3% के आसपास रहेगी। हमारा हदफ हुकूमत का 2.1% था, मुख्तलिफ एस्टिमेट्स आ रहे थे 1.5 से 2% के। स्टेट बैंक का भी कोई 2% के आसपास था पहले उनका एस्टिमेट, अब वो कह रहे हैं कि 3% के करीब आपकी ग्रोथ रहेगी। तो इसका मतलब ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग शायद जो पॉजिटिव उसमें बड़ा फैक्टर वहां से आ रहा है। लेकिन शायद वर्ल्ड बैंक असल चीज है ग्रोथ पाकिस्तान में जो है वो मुसावी नहीं है। जो अमीर है वो अमीर तरीन हो रहा है, जो गरीब है वो गरीब तरीन हो रहा है। आप सिर्फ एक इंडेक्स ले लें, अगर हम पिछले हफ्ते का सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स उठा के देख लें तो महंगाई की शरह जो वीकली इंडेक्स है उसमें तकरीबन 14% थी, और जो सबसे गरीब तरीन तबका है पाकिस्तान का उसके लिए महंगाई की शरह 15% थी।
और जो मिडिल क्लास है उसके लिए कुछ 13.5% के करीब थी। तो जो जिसके पास कम उसके पास वसाइल है वो ज़्यादा महंगाई से पिस रहा है। और कामरान यहाँ पे खबर भी है, खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो अब महंगाई को कंट्रोल करना चाहते हैं एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी करके। तो वो काम जो आप इंतजामी मामलात को बेहतर करके या सूबों के जो लेजिस्लेटिव मैटर्स हैं उनको ठीक करके कर सकते हैं, वो इमरान खान साहब एक सदारती ऑर्डिनेंस मेरे ख्याल में इसमें एक वजाहत भी जरूरी है कि लोग ये सोचेंगे कि क्या अभी हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, तो विफाकी हुकूमत जो है जाहिर है कि उनके पास सिर्फ वो फेडरल जो कैपिटल टेरिटरी है वहीं पे वो कीमतों को कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो अब शायद इस ऑर्डिनेंस के जरिए विफाकी हुकूमत चाह रही है कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कीमतों में इस्तेहकाम लाए जो ज़रूरी अशिया हैं। ये बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब का ये जो फैसला है ऑर्डिनेंस जारी करने का, इसकी मुखालफत इंटरनली भी हो रही है। जो हमारी इतलात है ज़राए से कि जो फूड मिनिस्ट्री वो भी इसकी मुखालिफ थी और लॉ मिनिस्ट्री जो है वो भी इसकी मुखालिफ थी। इसकी वजह ये है कि प्राइस कंट्रोल, जैसा आपने कहा कि आइनी तौर पर अब सूबाई मामला है, अदर दैन जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है वहाँ तक तो इमरान खान साहब का जोर चलेगा, उसके बाहर हर सूबे के चीफ मिनिस्टर का जोर चलेगा। अब मसला ये है कि जो असल इस दफ़ा जो वजह बन रही है इस ऑर्डिनेंस को जारी करने की, अभी जारी नहीं हुआ, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में अब गंदम की शॉर्टेज हो रही है। इस साल हमने तकरीबन 25 से 26 लाख मैट्रिक टन गंदम हमने दरामद की है, इसके बावजूद हमारी कीमतें कंट्रोल नहीं पाकिस्तान में हो रही। और अगली इतलात ये है कि एक और क्राइसिस जन्म ले रहा है। इस साल जो गंदम की पैदावार है कामरान, जो हुकूमती अदादोशुमार हैं उसके मुताबिक इनका हदफ था तकरीबन 27 मिलियन मैट्रिक टन का, उससे 7.5 लाख मैट्रिक टन कम रहेगी। ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं इस वक्त गंदम की सालाना वो तकरीबन 28 मिलियन मैट्रिक टन है। तो तकरीबन हमें कम से कम 20 लाख मैट्रिक टन जो गंदम है वो मजीद दरामद करनी पड़ेगी। ये किसको कसूरवार आप ठहराएंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये वो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, गंदम हो, चीनी हो, कपास हो, इसमें पुरानी बात नहीं, हम बहुत खुद कफील रहे हैं और सम टाइम एक्सपोर्ट भी करते रहे हैं। तो इस हुकूमत के आने के बाद ऐसा क्या हुआ है? क्या कोई मतलब कुछ लोग तो कहते हैं कि शायद ये हुकूमत बड़ी बेबरकती है, हर काम में नहीं, मैं चले हाथ डालते हैं, इसको हम सीरियस टॉपिक पे रख लेते हैं। बेबरकती वाली बात करते हैं, लोग इस पे बिलीव करते हैं, बिलीव करते हैं, शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर भी करते हों किसी चीज़ों पे, लेकिन हम उन चीज़ों पे पर्सनल बातों पे नहीं जाएंगे। इसमें इशू ये है कि सबसे बड़ा जो इंतजामी ब्रेक डाउन हुआ है वफाक का और सूबों का इस सारे अरसे में, पहले वफाक ने गंदम बरामद की, चीनी बरामद की, पंजाब हुकूमत इसको जो गंदम की खरीदारी को सही मैनेज नहीं कर सकी, उसके ऊपर सब्सिडी भी दी, सब्सिडी भी दी, वो बरामद के वक्त आपने दी, अब दरामद कर रहे हैं उसके ऊपर फिर सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये एक इनकी बद इंतजामी थी सरासर, और जिस तरीके से कीमतें फिर इनके आउट ऑफ कंट्रोल चली गई। अब हालत यह है कि जो अगली फसल है चूंकि उसकी पैदावार कम आ रही है, सिंध ने प्राइस जो गंदम की मुकर्रर की है साल के लिए वो 2000 रुपये फी मन है। अच्छा, जो वफाकी हुकूमत ने प्राइस डिटर्मिन की जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी को 1650 है। अब खदशा ये है कि सिंध सारी गंदम ले जाएगा, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये सदारती ऑर्डिनेंस लाना चाह रहे हैं। उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि एक मैनेजमेंट कमेटी हो जिसके वो खुद सरबराह हो और चारों सूबाई वज़राए आला उसके नीचे बैठे और वहां पे ये गंदम, चीनी और बाकी अशिया की कीमतों का फैसला हो, और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी हो वो इस चीज का फैसला करे कि जो फैसले मैनेजमेंट कमेटी ने किए हैं वो उस पर इंप्लीमेंट हो। आम आदमी के पर्सपेक्टिव से लीगैलिटीज को छोड़ दें, ये पॉजिटिव चीज नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की सीरियसनेस शो होती है कि अगर उनके पास उस तरह इख्तियारात नहीं है, उनको लगता है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं उस तरीके से कीमतों पर कंट्रोल नहीं कर रही, तो इस ऑर्डिनेंस के जरिए वो एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जिससे आम लोगों को फायदा हो। अगर आम लोगों को तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कीमत कौन कंट्रोल कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत कर रही है या सूबाई हुकूमत कर रही है। कामरान, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आईनी तौर पर एक मामला जो सूबाई है वो वफाकी नहीं हो सकता। यहाँ पे लॉ डिवीजन की भी ये ओपिनियन थी, लेकिन चूंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो हमारे ज़राए कह रहे हैं दबाव है तो शायद ऑर्डिनेंस आ जाए। अभी भी कोशिश हो रही है कि ना आए, लेकिन नाज़रीन अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अगस्त 2019 का कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक पॉलिसी नोट पढ़ लेते और उस पर अमल दरामद करवा लेते तो शायद ये जो हमारी महंगाई की है उसमें कुछ कमी हो जाती। जो बद इंतजामी के मामला था वो तो अपनी जगह पर रहेंगे। ये जो पॉलिसी नोट इशू हुआ था उसमें जो CCP ने उस वक्त एनालिसिस किया था उनके मुताबिक जो चारों सूबों के अंदर जो कवानीन है जिसके तहत आपने जो प्राइसेस कंट्रोल करनी होती है या उनको रेगुलेट करना होता है वो इफेक्टिव नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है उनका आप या इन सारे कवानीन चारों सूबों में डिफरेंट है, एक ही चीज के लिए मुख्तलिफ कानून अप्लाई हो रहा है, तो उन्होंने कहा था इन तमाम कवानीन को आप यूनिफॉर्म कर लें। दूसरा जो बड़ा ही बुनियादी पॉइंट है जिसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वो हर हफ्ते इसकी मीटिंग भी अटेंड करते हैं, महंगाई कंट्रोल करने के लिए कर नहीं पा रहे, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो कीमतें मुकर्रर होती हैं वो होलसेल मार्केट में नहीं होती, वो रिटेल में होती हैं। जिम्मेदार को तो बिल्कुल उसकी फसल का पैसा नहीं मिल रहा सही, जो आड़ती होता है, मिडिल मैन होता है, वो पैसा कमा रहा है। तो CCP की रिकमेंडेशन ये थी कि ये जो हुकूमतें कीमतें मुकर्रर करती हैं वो या उनको रेगुलेट करती हैं
वो रिटेल मार्केट में ना करें, होलसेल में करें। तो ये काम भी नहीं हुआ। तो अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये काम करवा लें, अपने ICT में 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, तीसरे में वो उनके अलाइड पार्टी है, तो ये शायद बहुत सारे आपके यहाँ पे महंगाई के जो मसले हैं वो हल हो सकते हैं। यहाँ पे नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या पाकिस्तान का IMF के साथ जो मुआहिदा है वो फिर खतरे में पड़ गया है। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान हुकूमत कोशिश कर रही है कि IMF के साथ प्रोग्राम को रिवाइव किया जाए और उनकी जो सख्त शराइत है उन पर भी अमल दरामद किया जाए। ब्रेक से पहले शहबाज ने जिक्र किया कि लगता यूं है कि शायद IMF का प्रोग्राम एक दफा फिर खतरे में पड़ गया है। इस हवाले से शहबाज के पास ब्रेकिंग खबर है। तो अब क्या मामला है? हमने इतनी शराइत तो उनकी मान ली हैं और अभी भी शायद ये ऊंट किस करवट बैठ नहीं रहा लगता है। कामरान, वो अगर थोड़ी सी पंजाबी बोलूं, 10.5 दफ़ा IMF ने नक दे नाल लकीरां कढ़ाइयां ने। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, फिटनेस होगी हमारी बेहतर है, लेकिन हो नहीं रही ना बेचारा। फाइनेंस सेक्रेटरी के जो रंग उड़े हुए हैं इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको पता है जनवरी से हम बार बार वही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर सोशल मीडिया के जरिए हुकूमत ने बड़े अटैक करवाए कि आप लोग गलत बात कर रहे हैं। जब तक IMF ने कहा था कि बजट नहीं लेके आओगे आपका काम नहीं चलेगा। जो मेरे जराए हैं, जिसके ऊपर मैंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने खबर भी की थी, 24 मार्च की टेंटेटिव डेट है IMF की बोर्ड मीटिंग की, लेकिन अभी तक IMF ने अपना जो कैलेंडर जारी किया वो 29 मार्च तक का कर दिया। उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, जिसमें $50 करोड़ की पाकिस्तान की जो तीसरी किस्त है उसकी मंजूरी होनी, और सबसे इंपॉर्टेंटली आपका प्रोग्राम रिवाइव होना है सब्जेक्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनी कंडीशन, जिसमें एक सबसे बड़ी शर्त ये थी कि हुकूमत एक फाइनेंस बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाएगी। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और हुकूमत से जो पार्लियामेंट के मामला है नाज़रीन वो अच्छे तरीके से नहीं चल रहे। काबीना ने 9 मार्च को अप्रूवल दिया था एक उसके फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में ले करने का, हुकूमत इजलास नहीं बुला सकी। अब हमारी इतलात ये है कि कल वफाकी काबीना को एक समरी सर्कुलेट की गई जिसकी आज मंजूरी ली गई कि अब बजाय फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाने के हुकूमत एक नया ऑर्डिनेंस लेके आ रही है। वो तमाम टैक्स मारात जो जिसका तखमीना तकरीबन 140 अरब रुपए है उसको विड्रॉ किया जा रहा है। जो पहले 1 जुलाई 2021 से होना थी वो फौरी तौर पर विड्रॉ हो रही हैं, और ये इसलिए किया जा रहा है कि अगर हुकूमत ने ये काम ना किया, इसके अलावा 1-2 और शराइत है जिसका हम आपको कल के प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह बताएंगे, तो शायद 24 मार्च को पाकिस्तान का जो कर्जे का प्रोग्राम उसकी IMF मंजूरी ना दे। नाज़रीन, इस वक्त जो काबीना को कल एक हंगामी समरी मूव की गई, उसके जरिए काबीना से इस बात की मंजूरी ली गई कि बजाय अब बिल पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के हुकूमत जो है वो एक ऑर्डिनेंस लेके आएगी। तो कामरान, ये खबर अब कोशिश ये हो रही है कि पार्लियामेंट को बाईपास करके अब ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। ऑर्डिनेंस लाने के बाद उसका जो नोटिफिकेशन है वो IMF को जाएगा और उसके बाद फिर शायद पाकिस्तान को। और मुझे इसी चीज़ के ऊपर फिर हैरानी होती है और एतराज़ भी होता है कि हम प्रोग्राम का आगाज़ हमने ये किया कि एक अच्छी बात है कि रियलाइजेशन है कि हमने अपनी मईशत को मजबूत करना है, गवर्नेंस मॉडल चेंज करना है, और गवर्नेंस के अंदर अगर आप बात करें तो पार्लियामेंट का मुंतखब नुमाइंदों का कलीदी किरदार होता है। और अगर इस गवर्नमेंट का ये आलम है कि इनका इतना वर्किंग रिलेशनशिप ऑपोजिशन के साथ नहीं है कि जो कौमी नौयत के मामलात हैं इसके ऊपर ऑपोजिशन को एतराज़ है, डिबेट हो सकती है, लेकिन ये बस ऑर्डिनेंस के जरिए लगता यूं है कि इस मुल्क में बादशाहत है। और नुकसान उसका ये है कि जिसका इतलाक 1 जुलाई से होना था अब फौरी उसका इतलाक हो जाएगा, तो जाहिर है कि फिर इसमें 2 चीज़ें कामरान, एक तो आपने बिल्कुल ठीक बात की, जो पॉलिटिकल ये कंसेंसस बिल्ड नहीं कर पा रही है हुकूमत, और इसकी सबसे बड़ी बात ये है, वजह ये है कि मैं NRO नहीं दूंगा। नहीं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अभी तक वो एज अ स्टेट्समैन के तौर पर माजरत के साथ वो अपने आप को वो पोर्ट्रे नहीं कर सके। वो ही कुड बी अ वेरी गुड एंड वेरी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बट ही मे नॉट बी अ स्टेट्समैन जो तमाम रियासती अदारों को, तमाम पोलिटिकल पार्टीज को एक साथ लेकर चल सके और जो इंपॉर्टेंट फैसले हैं, जो कौम की तकदीर के फैसले हैं, वो कर सके। मतलब इसमें मैं ऐड करूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ओहदा होता है ना, वो कोई भी मुल्क का वज़ीर आज़म हो या किसी ओहदे पर हो तो उस ओहदे की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कोई भी हो, वो ओहदा डिमांड करता है कि आप पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और आपने सिर्फ अपनी ज़ाती पसंद नापसंद के ऊपर नहीं बल्कि बहुत से मामलात को देख करके फैसले करने होते हैं। और आप बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि शायद जो स्टेट्समैन की आप बात करें, अभी तक वो जो वज़ीर आज़म के ओहदे की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको शायद फुलफिल नहीं करे। वो जो अपना सियासी एजेंडा है शायद उसी को सामने रख के फैसले कर रहे हैं और इस वजह से शायद हमें सियासी तनाव नजर आता है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, आपने पूरा इसका समरी तो दे दी। अब एक बात यह है कि जब आप पार्लियामेंट को बाईपास करते हैं और पॉलिटिकल वॉइस को आप इग्नोर करते हैं तो फिर जिस किस्म के बिल्स बनते हैं
जिस किस्म की कानून साजी होती है वो एक और बहुत बड़ा चैलेंज होता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो कानून मुजवजा इन्होंने अभी प्रपोज किया है वो हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अब रिएक्शन आ रहा है। बल्कि आज मैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब की स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि अगर ये कानून मंजूर हो भी गया, PMLN की हुकूमत आई तो हम ये कानून ख़त्म कर देंगे। तो अब PMLN ने तो इसको अपोज कर दिया है। दूसरी बात यह है कि जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट है वो ग्रेजुअली इसके खिलाफ आ रहे हैं कि आप वो कह रहे हैं एटॉनमी आप उसको खुद मुख्तारी दें, आप ये काम ना करें जो आप करने जा रहे हैं, आप एक मुल्क के अंदर एक दूसरा मुल्क ना बनाएं। अब इसी तरह ये जो इनकम टैक्स के कानून है जो इसमें 140 के करीब मराहत हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो विड्रॉ होनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी मराहत हैं जो आज रज़ाक दाऊद साहब का हमने जो आज उनके ऊपर डिस्कशन की कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी कुछ चीज़ें आपको करना होती हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे शायद ख़त्म हो रही, क्योंकि IMF की जब टीम पाकिस्तान आती है उसको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता, और ये पाकिस्तान का हमेशा से एक डायलेमा रहा है और पाकिस्तान मजबूर हो जाता है कि वो उनकी बात माने। एक और जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है, इससे पहले जब IMF से मुज़ाकरात होते थे तो हमारी साइड से बड़ी एक स्ट्रॉन्ग टीम पिच होती थी। जो सेक्रेटरी फाइनेंस है इज़ वेरी गुड इन एक्सटर्नल फाइनेंस, उनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर भी सवाल नहीं है, लेकिन उनकी अभी जो एक्सपीरियंस है ना IMF को हैंडल करने का वो उस तरह नहीं है। जो पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर्स होते हैं, IMF के प्रेशर्स होते हैं, वो अभी शायद टेक ऑन नहीं उसको कर पा रहे, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस किस्म की हम कानून साजी करने जा रहे हैं, कल भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का कानून बन रहा है उसके अंदर क्या खामियां आ रही हैं सामने। अब इसी तरह ये इनकम टैक्स इमरात वाला है, तो ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत जो अपने मामलात है अपने हाथ में ले। IMF का सिर्फ कंसर्न इस चीज़ में होता है कि अगर उसने कर्जा दिया एज ए कमर्शियल बैंक तो उसने उसकी रिकवरी करनी है। आप एज ए हुकूमत क्या कर रहे हैं? अगर अब ये ऑर्डिनेंस अगर आ जाता है, आजकल में आ जाएगा, उसके बाद अब जो बिजनेसमैन है, जो कारोबारी शख्स है, वो क्या 2 किताबें बनाएगा? एक किताब वो होगी जिसमें वो हिसाब रखेगा कि 20 मार्च से लेकर 30 जून तक उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या है, जो पिछले 9 माह में मुख्तलिफ थी, क्योंकि अगर ये एग्जाम्पशंस विड्रॉ हो जाती है। दूसरा उसमें ये है फिर उसने 1 जुलाई से एक नई किताब बनानी है। फिर हम कहते हैं कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं। ये जो दूसरी आपने बात की ना कि IMF को ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं होता, और हम अपने प्रोग्रामों में डॉक्टर अशफाक, डॉक्टर जुबैर वो ये बात करते रहे कि ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप निगोशिएट किस तरीके से करते हैं, कि ये IMF के साथ अगर आप बेहतर निगोशिएट करेंगे तो आप बेहतर डील कर लेंगे, आप उनको ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक करेंगे। तो मतलब कहने का आपका यही है कि शायद जो हमारी निगोशिएटिंग टीम है वो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसी डील स्ट्राइक करे जिससे पाकिस्तान के जो मुआशी इंटरेस्ट है उनको नुकसान ना हो। टीम कॉम्पिटेंट तो है, एक्सपीरियंस नहीं है, और IMF के साथ डील करना आसान नहीं है। मुझे माजी के हमें वाक़यात पता चलते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे मौक़े आए थे जो पिछला प्रोग्राम हमारा मुकम्मल हुआ उसमें खैर अमेरिका की भी बड़ी आशीर्वाद थी, उसके बगैर तो हम वो कर नहीं सकते थे, लेकिन जेन्युइनली वहाँ पे नेगोशिएशन ब्रेक हुई क्योंकि IMF अननेसेसरीली बहुत सारी चीज़ें पुश कर रहा था। मुझे ऑफ द रिकॉर्ड एक दफ़ा बताया था उस वक्त टीम के एक मेंबर ने कि एक रिव्यू के बाद जब रिव्यू मुकम्मल हो गया, IMF की शराइत पूरी हो गई, तो जब कंक्लूजन होने लगा उसके बाद एक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो कंक्लूजन से पहले जो मिशन चीफ थे उन्होंने उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को कहा कि आप करेंसी डी वैल्यू कर दें। तो उन्होंने कहा जी फॉर व्हाट? उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम समझते हैं कि आगे जाके आप करेंसी डी वैल्यू करेंगे। उसने कहा जी प्रोग्राम की शर्त है। उन्होंने कहा जी नहीं है। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं? जो ज़राए ने मुझे बताया कि इसहाक़ डार साहब ने कहा जी ठीक है हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म, आगे चल के बात करते हैं। तो आपको समटाइम्स IMF को आंखें भी दिखाना पड़ती हैं। यहाँ उन्होंने सही स्टांस लिया, उन्होंने सही स्टांस। पॉलिसी रेट क्या, एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो एक अलग बात है। अब IMF भी अगर कहता है ना कि आपका 190 रुपए का होना चाहिए डॉलर की जो कदर है उसकी, मैं IMF रेट तो नहीं देता इस तरह, बट वो अपनी एक रेंज देता है, वो कुछ उसके अजम्पशंस होती हैं, तो वो भी फिर एक तरीके से एक्सचेंज रेट को फिक्स कर रहा होता है ना। लेकिन इन तमाम मामलात का मेरे ख्याल में हल वो यही है जिसका स्टार्ट हमने किया था कि अगर हमारी मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, हमारे पास इतने ज़राए हों कि हमें ना अपने दोस्तों के सामने और ना IMF के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़े, तो ये डिस्कशन के बजाय हम कुछ और डिस्कस कर रहे होंगे। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।